वैसे तो मुझे ये सब चीज़ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों को आज के कार्यक्रम के बारे में अगर जानकारी नहीं होती तो शायद यहाँ आप लोग इस मंच में उपस्थित हो पाते। और भी पहले जो वक्ता आए उन्होंने भी बताया कि हम किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं उसी बात को पुनः नहीं दोहराना चाहूँगा, बजाय इसके कि हम अगर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे और भी वक्ता हैं, दादा मरकाम हैं, नेताम जी, तेकाम जी, मार्को जी और बहुत से लोग हैं जो आप लोगों को इस कार्यक्रम के संबंध में भी और हमारे गोंडियन जो रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आप लोगों को विस्तृत से जानकारी देंगे। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा इन सब मैटर से कुछ अलग हट के मैटर रहता है। मैं कुछ ऐसे उद्देश्य रहते हैं जिन पे ही चर्चा करता हूँ, क्योंकि जब से इस क्षेत्र में आया हूँ, आपके डिंडोरी जिले में लगभग मुझे 7 साल होने जा रहे हैं, तब से यहाँ की जो पारिस्थितिक और भौगोलिक स्थिति को देखता हूँ, यहाँ की शैक्षणिक स्थिति को देखता हूँ, तो थोड़ा अजूबा लगता है मुझे कि हमारे क्षेत्र से काफ़ी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि अभी नया जिला बना है। और वैसे भी यहाँ बहुत ज़्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो स्थितियाँ हैं वो खराब हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है, देखो हम पूरी तरीके से सुधारने की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंसान के अंदर मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं, बुद्धि होती है, जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ एक दूसरे को देने की कोशिश करता है। उस तरीके से मैं भी आप लोगों को वही चीज़ देने के लिए आया हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से किसी प्रकार से कोई भाषणबाजी नहीं करूँगा और ना ही किसी प्रकार से कोई राजनीतिक पार्टी को वैसे भी सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे ही मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। रही बात दूसरी कि मैं एक समाज के बीच में हूँ, तो मैं सिर्फ सामाजिक परिचर्चा ही करूँगा। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए यह है कि यहाँ पे जो शिक्षा की स्थिति है हम उसको कैसे सुधारें, हमको इस चीज़ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जैसे पूर्व के वक्ता जो आए शिक्षा पे बात किए, शिक्षा का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। पानी पीने का अधिकार किसने दिया? पहले इतिहास को आप उठाकर देख लीजिए। हम लोगों को शूद्र मानकर छुआछूत की भावनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से हमको शिक्षा हमारे नसीब में नहीं होती थी। शिक्षा की बात तो दूर है, यहाँ तक खाने पीने की सुविधाएं हमको मुहैया नहीं कराई जाती थी। हम लोगों को अदर समाज से बहुत दूर रखा जाता था। लेकिन आज इस मंच में अगर हम सामूहिक रूप से संगठित होकर अगर यहाँ हम उपस्थित हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर उपस्थित होकर आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर मैं यहाँ आप लोगों को हर प्रकार की बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके पीछे हम लोगों को कि जब हम सामूहिक रूप से उपस्थित होते हैं और परिचर्चा का अवसर मिलता है, तो मैं सभी सगा समाज से निवेदन करता हूं कि इधर उधर ना जाएं, सभी यहाँ मंच के सामने उपस्थित रहें और यहाँ जितने भी वक्ता आएंगे उन लोगों को ध्यानपूर्वक सुने और उनकी बातों को आत्मसात करें। तो हम चर्चा कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर की, कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का संविधान लिखा। उस संविधान के बदौलत आज जितने भी, चाहे वो प्रशासनिक संस्थाएं हों, चाहे वो स्वतः शासी संस्था हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं भी हो, जितनी भी चीज़ें लागू होती हैं, जितनी भी कार्रवाई होती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के बदौलत होती हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कमी है तो शिक्षा की। अगर हम लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं या अच्छी शिक्षा देते हैं, तो
आप मानिए कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और सामाजिक स्थितियां हैं उसमें काफी सुधार हो सकता है। लेकिन प्राय यहाँ देखने में आया है, मैं ये मेरा पहला गांव नहीं है कि मैं इस पहले गांव में आके ये बात कह रहा हूँ या मैं सिर्फ कार्यक्रम में जाके ये चीजें बोलता हूँ। और भी जगह खाली समय में मैं भ्रमण करते रहता हूँ, वहाँ के बच्चों की स्थिति, शैक्षणिक स्थिति को परखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मुझे देखने में आया कि यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है बहुत 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 ही नगण्य है। तो आप लोगों से आग्रह और निवेदन है, यहाँ जो मातृशक्ति, पितृशक्ति और जो युवा शक्ति बैठी हुए हैं कि अपने घर में अगर बच्चे हैं या युवा शक्ति भी अगर पढ़ाई कर रही है तो आप फालतू चीजों पर ध्यान न देते हुए अपना जो ध्यान है वो सिर्फ शिक्षा पर केंद्रित करिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम संगठित नहीं हो सकते, क्योंकि संगठन ऐसी संगठन नहीं बन जाता है। ऐसे ही जो है किसी प्रकार का कोई आंदोलन कोई नहीं छेड़ देता है। ये अगर समाज को सुधारना है तो वैचारिक क्रांति लाना बहुत जरूरी है, और वैचारिक क्रांति सिर्फ शिक्षा के माध्यम से आ सकती है। और जब शिक्षा हमारे पूरे समाज में होगी तो स्वाभाविक रूप से है कि हम पूर्णतः संगठित होंगे और अपने अधिकारों को समझेंगे। जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे तब तक हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा का होना समाज में बहुत आवश्यक है। रही बात अब हमारी संस्कृति की, प्रायः देखने में आता है कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्यक्रम हो, चाहे शादी का कार्यक्रम हो, बारसा का कार्यक्रम हो या दशगात्र कार्यक्रम हो, जहाँ भी बहुत सारी जो कुरीतियाँ मुझे दिखती हैं, चाहे इस क्षेत्र की बात हो, चाहे या फिर हमारे बालाघाट क्षेत्र की बात हो, चाहे मंडला की बात हो, अगर जहाँ भी आप लोगों को लगता है कि यार ये हमारे समाज की कुरीतियाँ ये समाज में नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से संस्कार नहीं होने चाहिए जिससे कहीं ना कहीं समाज को क्षति पहुंचती हो। क्योंकि क्या है, जो पुराने समय से जो रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं हमारे आजादादा पुरखों के टाइम से, आज हम लोग एक विज्ञान की दुनिया में, आधुनिक युग में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का समय है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस परंपरा, उस गोटुल को भूल जाएं, उस नेम दस्तूर को भूल जाएं। अगर हमारा समाज अगर आज जिंदा रह सकता है तो सिर्फ अगर हमारा धर्म, अगर धर्म को बचाना है तो संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। तो संस्कृति का भी हमारे समाज में विशेष महत्व है। इसीलिए जब भी किसी प्रकार से कोई कार्यक्रम हो तो गोंडी रीति रिवाज के माध्यम से ही होना चाहिए। इस बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं? क्योंकि जनरली देखने में आता है, अभी हमारे यहाँ मैं गया था, अभी मेरे घर में शादी थी, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होता है, मैं और जगह की बात नहीं करता हूँ, मेरे पर्सनली अपने घर की बात, जहाँ तक देखने में आया कि जो डिंडोरी जिले में नहीं होता जिस तरीके से रीति रिवाज में, उस तरीके से हमारे यहाँ होता है। इसके पीछे रीजन है कि वहाँ का हर व्यक्ति, हर गुणवान समाज का सदस्य जागरूक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिंडोरी क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं हैं। यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को देख के कि यार हमारा जिला पिछड़ा हुआ है, जितना जागरूकता डिंडोरी में आई है शायद हमारे जिले में ना हो। मानता हूँ कि संस्कृतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई अगर चीजें अलग अलग होती हैं तो कोई भी आसानी से तोड़ देता है। मेरा चाहना यह है कि जो चीजें, जो कल्चर वहां पे चल रही है, जो संस्कृति वहां चल रही है, या डिंडोरी में चल रही है, चाहे बालाघाट में हो, चाहे मंडला में हो, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक होना चाहिए। तब कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारी संस्कृति की हम एकता का परिचय दे रहे हैं। हमारे यहाँ पिछले बार भी मैं भी कौन सा गाँव है पीछे, कनेरी में 9 अगस्त का कार्यक्रम हुआ था। वहाँ मरकाम जी ने भी कहा था कि डीजे के संबंध में आप बताइए। ये हमारे समाज की पारंपरिक बाजाएं नहीं है, ये हमारे समाज की पारंपरिक वादन नहीं है, जिसका उपयोग जो हमारे समाज के अंदर जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि इन चीजों को हमारी परंपराओं से, हमारे समाज से काफी दूर रखना चाहिए। हमारे यहाँ भी शादी हुई,
हमारे यहाँ अभी मीटिंग हुई, सर्कल की, गुणवाना सर्कल यहाँ भी चलता होगा, हर जिले में चलता है, हर तहसील ब्लॉक में चलता है। किसी प्रकार से अगर कोई समस्या समाज में अगर आती है तो एक सर्कल बैठ के उस समस्या का निदान करती है। शायद आपके यहाँ होगा, है या नहीं है? सर्कल नहीं होता तो एक सर्कल होना चाहिए, कम से कम 8-10 गांव का एक सर्कल होना चाहिए। अगर किसी भी गांव में किसी भी प्रकार की अगर समाज के अंदर अगर कोई समस्या आती है तो उसको बैठ के सुलझा लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से सर्कल की जो मीटिंग्स होती हैं वहां पे इस चीज को लागू किया गया। संस्कृति तो जो चीज है वो तो ठीक है, परंपरा नेक दस्तूर जो शादी ब्याह में जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन जो डीजे की जो परंपराएं हमारे यहाँ वो बंद कर दी गई। उसके पीछे का भी फैक्ट मैं बताऊंगा आपको कि ये सब चीजें क्या हो। लेकिन देखो, जो कहना चाहिए कि जो बाहर के जो लोग होते हैं, जो शहरों में रहते हैं, अभी शायद किसी ने बोला था इससे पहले जो भी वक्ता आए थे, मुझे नाम नहीं पता है, कि जिस समाज का आरक्षण लेके हम नौकरी करते हैं या हम नेतागिरी करते हैं, जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हम अपने नीचे वाले लोगों को भूल जाते हैं। आज की स्थिति में भी आप लोग ने देखा होगा, मैं किसी नेता मंत्री की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं या किसी नौकरी चाकरी वाले की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। जैसे कि आज इस गांव में कार्यक्रम हो रहा है, दादा मरकाम है, मार्गो जी हैं, मैं हूं, और भी ऐसे तमाम कुछ लोग बैठे होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, क्योंकि ये अपने समाज की महत्वता को समझते हैं, इसलिए आज समाज के बीच में उपस्थित हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की मनोधारणा ये रहती है कि भाई चलो ठीक है, समाज के नाम पर हम तो सब कुछ कर लिए, उसके आरक्षण पे नाम पे नौकरी लग ली और समाज के लिए इतना सा भी अंशदान नहीं करते हैं। भाई तन मन धन 3 प्रकार की चीजें हैं। भाई आपके पास धन नहीं है तो आप मन से समाज की सेवा करो, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो भाई आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन लोगों की सोच ऊपर जाके बदल जाती है। तो मैं यही कहता हूं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन संस्कृति और सभ्यता से दूर बिल्कुल ही मत रखो। तो जो परंपराएं हो यथावत चलनी चाहिए। जो कुरीतियां हैं जो बाहर से आ रही, बाहर दूसरों का हम नकल करते हैं, जय वाला मर वाला, ये क्या दुनिया भर की जो चीजें हैं, ये हमारे समाज की संस्कृति है क्या जो हम लोग करते हैं? लेकिन नहीं, दूसरा कर रहा है, उसको देखा था कि हमारे समाज में उस चीज को जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। भाई बजाना है, ढोल बाजे लगाना है तो भाई ढोल सहनाई है, अगर क्षेत्र में नहीं है, मांदर की व्यवस्था है, नगाड़ी की व्यवस्था है, सिंह बाजे की व्यवस्था है, और भी चीजें हैं जो पहले से चलती आ रही हैं। भाई प्राकृतिक, हम अपने आप को प्राकृतिक मानते हैं, प्राकृतिक अपने आप को मानते हैं, तो प्राकृतिक चीजों का उपयोग क्यों नहीं करते आप लोग? तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए आप लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हम नेचुरल मतलब प्राकृतिक जो चीजें हैं उन चीजों का उपयोग करें। रही बात तीसरा उद्देश्य है पर्यावरण। हम शिक्षित भी हो जाएंगे, हम संगठित भी हो जाएंगे, हम अपनी परंपरा, गोटुल सभ्यता, नेक दस्तूर सब चीज से जुड़े रहेंगे। लेकिन हम आज नारा लगाते हैं कि जल जंगल और जमीन ये किसका है? हम कहते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के आदिवासी हैं। जल जंगल जमीन को बचाना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म भी है। तो ये बचेगा कैसे? इसके लिए कभी आपने मंथन किया है समाज में कि इसको हम कैसे बचाएं? प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति मतलब पूरा वातावरण, आवरण जो दिख रहा है आपके आजू बाजू चारों ओर, वो प्रकृति है। हम इसका संरक्षण किस तरीके से करेंगे? कभी आप इस बारे में कभी 4 लोग बैठ के परिचर्चा की है? मैं पूरे डिंडोरी जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सैपुरा तहसील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप इस ग्राम जैतपुरी की बात कर रहा हूं। क्या पर्यावरण संरक्षण के बारे में कभी आपने चर्चा किया कि हम जल को किस तरीके से संरक्षित करें, हम पेड़ पौधों को किस तरीके से संरक्षित करें? इसके बारे में कभी सोचा आपने? अगर सोचा होगा तो बताइए, अगर किया होगा तो उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ दिखना चाहिए था। आपको पता है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारी कोशिश ये रहना चाहिए। देखो ग्राम पंचायत में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तालाब, मेड़, मैदान, जमाने भर की चीजों की व्यवस्था आती है,
योजना आती है, हम उस चीजों को अपने गांव में, अपने मोहल्ले में उस चीज का उपयोग क्यों नहीं कराते हैं? डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, वो पैसा जाता कहाँ है? सब नेता मंत्री और गांव के छोटे मोटे सब लोग जो है, नेता जो है, इन लोग सब दबन कर जाते हैं। आम जनता को पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए क्या है, हमारे विकास के लिए क्या है, हमारे गांव के विकास के लिए क्या आया, शिक्षा के लिए क्या आया, जल संरक्षण के लिए क्या आया, पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या आया, हमको पता नहीं होता है। इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि हम अशिक्षित हैं। हम अपने अधिकारों को समझने की कभी कोशिश नहीं किए। अगर आज हमारे दादा हम लोगों को पढ़ा लिखा दिए होते तो शायद आप लोग यहाँ कर मेरे जैसे, बाकी लोगों के जैसे बोलने की हिम्मत रखते। मैं कहता हूँ कि अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती होगी तो आप यहाँ से चले जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। सच हमेशा कड़वा होता है। नेता मंत्रियों के बात में मत जाइए आप लोग, आप अपना स्वार्थ देख लो, उन लोगों को तो अपना उल्लू सीधा करते हैं बस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, हमको पढ़ना लिखना नहीं आएगा। भाई मार्को जी हैं, मरकाम जी हैं यहाँ पे साहित्यकार, आपके क्षेत्र में इतने बड़े, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी। पिछले बारी में कनेरी में बोला था, कछारी में भी बोला था उस चीज़ को। ये आज तक ये बताइए कि भाई कितने लोग उस चीज़ को पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, अपने धर्म और समाज को समझने की कोशिश की। उन्होंने रात दिन मेहनत करके उस चीज़ को लिखा, सर्व समाज में बांटने की कोशिश की। कौन लोगों ने अमल किया उस चीज़ को? कोई नहीं करता है। सिर्फ ये है कि आज कार्यक्रम है, 9 अगस्त का कार्यक्रम है, 14 अप्रैल का कार्यक्रम है, 18 सितंबर 19 सितंबर का कार्यक्रम है, जहाँ पे एकत्रित हो गया मंच के नीचे, बातचीत हो गई, भाषण सुन ली, 2-4 वक्ता है, बोल दी, बता दी, चले गए। एक कान सुने, दूसरे कान से निकाल दिए। घर जाके पता चला कि दूसरे दिन से वही रवैया चालू है। तो ऐसा क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इकट्ठे होते हो, एकत्रित होते हो, साल में एक बार हम लोगों को मौका मिलता है सर्व समाज के बीच में उठने का, बैठने का। बाहर से आप लोगों को आमंत्रित करते हो, अच्छे अच्छे प्रवक्ता बुलाते हो, किस बात के लिए? कि हम लोग सीखें, समझें। लेकिन आखिर होता क्या है कि हम यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं उस चीज को। गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बताइए, मैं बोलना छोड़ दूंगा। धर्म संस्कृति की बातें मस्त होती हैं मंच के माध्यम से, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का संरक्षण, शिक्षा जागरूकता के संबंध में और बहुत सारी चीजों के संबंध में बातचीत होती है, लेकिन उसका परिणाम कहीं देखने को मिलता है अपने को बहुत कम। वो भी अगर मरकाम जी हैं और भी यहाँ पे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के और भी जो मेंबर्स बैठे हैं, बस कुछ कार्यक्रम होगा तो सबसे पहले वही आगे होंगे। बाकी भैया तुम्हारा काम है, तुम जानो, बाकी तो हम पीछे खड़े रहें। भाई हम कहते हैं कि वो क्यों सामने रहे? आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोग सामने आकर लड़ाई लड़ सकें। देखो हम पीठ के पीछे वार करने वाले में से नहीं है। हमारा जो इतिहास आप उठा के देख लीजिए, हर बार कहता हूँ, हमारे हर जगह निशानियां हैं। हम हवे में बात नहीं करते हैं। हमारे इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप जहां भी चले जाएं, जिस भी जिले में चले जाएं, आपको गोंड समाज की एक न एक निशानी आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गोंडियन समाज का साम्राज्य रहा है। मंडला चले जाइए आप, बालाघाट चले जाइए आप, लांजी चले जाइए आप, किरनापुर चले जाइए, और भी जगह आप चले जाइए, कहीं ना कहीं हमारे किला, हमारे गढ़, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इतना कम है क्या सबूत के लिए? जो समाज एक समय पूरे हिंदुस्तान में राज्य करता था, आज वो समाज की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। आज हम लोगों को दूसरे के यहाँ गुलामी करने के लिए जानी पड़ती है। वो सेठ साहूकार बनिया, हम जल जंगल जमीन हमारा 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 करते रहते हैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के, और कब्जा दूसरा करके बैठा हुआ है। और हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम आवाज उठा के बोल सके। पिछले बार भी कनेरी में बोला था मैं दम से, पूछ लो यहाँ का जिसने मेरा भाषण सुना होगा, थर्रा नहीं गया होगा तो आप पूछ लीजिए उन लोगों से जो भी सेठ साहूकार बनिया बैठे होंगे। तो ये तो बोलता हूँ तो बहुत कम, नहीं बोलता हूँ तो बहुत ज्यादा, इतना बुरा बोलता हूँ कि फिर सुनने के लिए फिर कान से खून निकल जाता है। इसलिए मैं अभी भी हमारे समाज को मैं यही बात कहना चाहता हूँ, डरना किसी से नहीं है। जल जंगल जमीन बोलते हैं कि हमारा है, तो फिर डर किस बात का है? सब कुछ तो तुम्हारा है, फिर किस बात के लिए डरते हो?
हम डरते सिर्फ एक ही बात के लिए, क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा नहीं है, हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। जिस दिन पूरा समाज अगर शिक्षित हो जाएगा तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि बाबा अंबेडकर साहब का कहा हुआ वो सत्य साबित हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो भीगी बिल्ली जैसे पूंछ दबा के एक कोने में चुपचाप बैठा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं आपके घर में, शिक्षा ग्रहण करने वाले स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी होंगे, बच्चे होंगे, उन लोगों को यहां से जाने के बाद देखो स्कूलों की पढ़ाइयों से तो आप लोग वाकिफ हो कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में किस तरीके से पढ़ाइयाँ होती हैं। आज चलो ठीक है, गांव में तो चल रहा है कि चलो 8वीं 10वीं तक पढ़ लिए, हो गया पर्याप्त, बच्चियां बड़ी हो गई, शादी ब्याह कर दिया, अपने अपने घर चले गए। लेकिन लड़कों का क्या, उन लोगों को तो पढ़ाना जरूरी है। मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं कि जिस परिस्थिति में आप पले बड़े हुए और आज बुजुर्ग हुए, क्या आपका आने वाला समय या वह जो वर्तमान में जो जनरेशन चल रहा है, क्या आपकी तरह ही जिंदगी उनको जीते हुए देखना चाहते हैं? आप झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन व्यापन तो कर लिए, क्या आप अपने बच्चों को या अपने नाती पोतों को उस झुग्गी झोपड़ी में रखना पसंद करोगे या फिर महल में रखना पसंद करोगे? आप लोग बताइए। ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मैं जिस परिस्थिति में जन्मा हूं, मैं जिस परिस्थिति में रहा हूं, पला हूं, बड़ा हूं, मेरा बच्चा उस परिस्थिति में ना पले बढ़े, वो मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी उच्च मुकाम को पाए। मैं झोपड़ी में रहता हूं, मेरा बच्चा एक अच्छे पक्के मकान में रहे, ये माँ बाप का सपना होता है। मैं तो नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे संस्कार को हासिल करेगा, अच्छे मुकाम को अर्जित करे, ये माँ बाप का सपना होता है। अगर सपने को पूरा करना होगा तो बंद आंखों से सपना नहीं देखना, हमको देखना है तो खुली आंखों से सपना देखना होगा। हम तो कुछ नहीं किए, लेकिन हम उस लोगों को प्रेरणा तो दे सकते हैं इस बात के लिए कि आप लोग पढ़िए, नहीं जा रहा है डंडे मार के भगाओ, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। बाबा साहब आज तो इतनी सुविधा सरकार ने हम लोगों को दे रखी है। बाबा साहब के समय में आप उनका इतिहास पढ़ के देख लो, इनको तो स्कूल के प्रांगण में तक बैठने की मतलब परमिशन नहीं थी, वो रात भर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। आज उनका जुनून हम लोगों को देखने मिल रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व के अंदर उनके बराबर डिग्रियां किसी ने भी हासिल नहीं किया। जो व्यक्ति निम्न कैटेगरी का था, जिसको शूद्र माना जाता था, जिसको लोग छूते नहीं थे, आज पूरा हिंदुस्तान क्या, आज आप फॉरेन भी चले जाएंगे तो बाबा साहब अंबेडकर का गुणगान किया जाता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे विश्व क्या, पूरे जहान में उसके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज तक पैदा हुआ है, ना कभी होगा। जब वो सब इतना सब कुछ कर सकता है तो हम नहीं कर सकते क्या? हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते क्या? आज तो सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं, गांव-गांव में स्कूल, पानी की सुविधाएं, घर में खाना नहीं है तो खाने की सुविधाएं मिल रही है घर में, उसके बाद भी हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? अरे जब बढ़ेंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे कैसे, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो फिर मानेंगे कैसे, और मानेंगे नहीं तो फिर अपने अधिकार की लड़ेंगे कैसे? अपने अधिकार देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, मांगने से तो भीख भी नहीं देता कोई। आप चले जाओ मंदिर में, चाहे रोड रास्ते घूमते भिखारी मिलते, आपको ही मांगते हो तो आप मांगने से नहीं देते। आजकल जो भी है ये क्रांति, जैसे पिछले हमारे इतिहास में जो क्रांति युग आया था, आज भी ये समझो कि वही युग का दौर चल रहा है। आज मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर अधिकार को लेना है अपने हक में तो छीनना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा उसमें, तब जाके अधिकार मिलेगा। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से नहीं होगा, अगर वो नहीं दे तो थप्पड़ मार के लेना पड़ेगा, लेकिन लेना पड़ेगा तब होगा, और नहीं तो दिगर जो समाज है, जो अदर कैटेगरी के लोग हैं, वो हमेशा, सरकार भी यही चाहती है और दूसरे लोग भी चाहते हैं कि समाज, हमारा आदिवासी समाज जो है, ये लोग कभी आगे ना बढ़े, क्योंकि उन लोगों को पता है अगर जिस दिन आदिवासी जाग गया, आदिवासी मतलब शेर, जंगल का राजा, वो कहते हैं ना कहावत में कि आदिवासी अगर सोया है तो घास है, और जाग गया तो फिर बाघ है।
इसीलिए हमको सोए नहीं रहना है, हमको जाग के रहना, हमेशा बाघ की तरह चैतन्य अवस्था में रहना है, शेर की तरह बिल्कुल गुर्राते रहना है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल के चला गया और हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। हमारे यहाँ मातृ शक्ति नहीं है, यहाँ पे हमारी बहन बेटियां नहीं है। उन लोगों को बताता मैं कि एक महारानी दुर्गावती अपने राजा के ना रहते हुए, रघुनाथ शाह, संग्राम शाह, इन लोगों के ना रहते हुए भी पूरे अपने गढ़ा में उन्होंने राज किया। आज जगह जगह पे आप लोग देख रहे होंगे, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, इतिहास को मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, दादा मरकाम जी जानते हैं इस बारे में कि आज कहीं भी किसी भी गढ़ में चले जाओ, मैं संरक्षण की बात कर रहा था, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा था, जल संरक्षण की बात कर रहा था। ये अभी की बात नहीं है, ये हमारे समाज ने बहुत पहले सोच रखा था। हमारे समाज के महापुरुषों ने ये चीज पहले करके गए हैं। ये नहीं आज तो हम सिर्फ बचाने की बात कर, बचाएंगे किसको जो पहले से हमारा अस्तित्व है। अब भाई अगर हम जो चीज बनाई नहीं है हम उसको बचाएंगे कैसे? लेकिन हमारे राजा महाराजाओं ने वो चीज को बना के रखा। आप किसी भी गढ़, आप जबलपुर में चले जाएं, गढ़ा में चले जाएं, हर जगह आपको ताल तलैया मिलेंगे। मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो उस समय जब गोंडवाना शासक जब हुआ करते थे तो सबसे पहले वो ये चाहते थे कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज के लोग, हमारे गोंडवाना के लोग कभी प्यासे ना मरे, इसलिए वो जगह जगह पानी की व्यवस्था बना के रखते थे। आप जहां भी चले जाएं, जहां भी उनके किला होंगे, जहां भी उनके गढ़ होंगे, वहां प्रकृति की कभी कमी देखने को नहीं मिली होगी आप लोगों को। पेड़ पौधे यथावत लगे होंगे। वो संस्कार, वो जो है सिस्टम पहले से चला आया। आज से यदि आप 50 साल 80 साल पहले यदि आप झांकेंगे अपने इतिहास को, तब भी हमारे जो पुरखा लोग थे, जहां भी पुरानी बस्ती, अभी तो जैतपुरी जो होगी नई बस्ती होगी, लेकिन हो सकता है कि इसके पहले कोई पुरानी जैतपुरी रही होगी, वहां यदि आप जाके देखेंगे, हमारे जैसे मेरा गांव है, मार्को जी को मैं ले गया था बालाघाट, मरकाम जी को भी ले गया था, मैंने अपना पुराना गांव दिखाया था। वहां आज वर्तमान स्थिति में जहां मेरा गांव बसा हुआ है, वहां जितने पेड़ पौधे नहीं है उतना पुरानी बस्ती में है, जहां जो जंगल हो चुका है। और यथावत पानी की व्यवस्था और प्रकृति की व्यवस्था आपको यथावत मिलेगी वहां पे देखने के लिए। तो आज वो चीजें कहाँ गई? आज हम लोग सिर्फ ये है कि बस खाली अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चार चूरना, ये बेलवा, ये जमाने भर की तेंदू, ये जमाने भर की चीजें होती हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज सिर्फ एक तेंदू के लिए, एक चार, एक बेलवा के लिए हम एक पेड़ को पूरा बर्बाद कर देते हैं। बदले में हम लोग क्या देते हैं? तो हम क्या प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे? क्या ऐसे ही अधिकार लेंगे जल जंगल जमीन का खाली बोल के मंच के माध्यम से? भाई इन चीजों को बचाना है तो उस चीज को हमको करके भी दिखाना होगा। मैं तो हमेशा से ये समझाइश देता हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जन्मदिन है। आज तो हमको जिस तरीके से आज रैली निकली थी, तो एक रैली अगर हमारे बड़ा देव विमाल पे जहाँ भी जाके हम लोग ने कलश यात्रा को, मतलब कलश जो समर्पण किया होगा, कम से कम वहाँ 2 पौधे हमको लगा के आना चाहिए था, तब जाके हमारी प्रकृति का संरक्षण होगा। घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसकी खुशी में कम से कम हमको 1 पौधा लगाना चाहिए। गलत कह रहा हूं तो बताइए। हमारे घर में अगर मृतक संस्कार होता है हमारे घर में, तो उसके नाम से कम कि वो परिवार का सदस्य हमको छोड़ के चला गया, तो उसके नाम पे याददाश्त के लिए हमारे पास है क्या? भाई 2-4 दिन रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर उसके नाम पे अगर हम 2 पौधे लगाते तो हमेशा उसको देखेंगे तो उसकी याद आएगी, तो हमारी याददाश्त कभी खत्म नहीं होगी। यार उसके जाने पे हमने एक पौधा लगाए थे, वो पौधा जब बड़ा होगा तो हमको परछाई भी देगी, एक अच्छी संजीवनी हवा भी देगी और फल भी देगा। और ये सिर्फ हमारी पीढ़ी के लिए नहीं होगा, आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए वो काबिज हो जाएगा। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? तो हम ऐसे बचाएंगे अपने प्रकृति को, ऐसे बचाएंगे अपने संस्कृति को। बताइए आप लोग, गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? आप लोग खुद मंथन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो बातें मैं कह रहा हूं 100% सही कह रहा हूं, लेकिन आपको जो उचित लगता हो, जो सही लगता हो, आप उसको आत्मसात कीजिए, अन्यथा मेरी बातों को एक तरफ कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मेरे अंदर की जो भावना है समाज के लिए, मैं वो चीज आप लोगों के सामने व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम ऐसा नहीं कि आज इतने सारे महापुरुष की प्रतिमा लगा के आज हम बैठे हैं, तो इन लोगों के मार्गदर्शन पे, इनके पथ पे हमको चलना जरूरी है। ये नहीं है कि आज जितने भी IPS IAS, जितने भी बड़े बड़े जो आज उच्च दर्जे पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो हमारे समाज के लोग नहीं हैं, वो दूसरे लोग हैं। आज मंत्री, आप वहां लोकसभा में चले जाइए, संसद में चले जाइए, राज्यसभा में चले जाइए, जहां भी चले जाइए, विधानसभा में चले जाइए, वहां
दूसरे लोग बैठे हैं। रणनीतियां गांव के लिए, हमारे समाज के लिए जो बनती हैं वो कौन बनाता है? हमारे समाज के लोग बनाते हैं। वहां हमारे समाज के लोग भी तो बैठे हैं। जानते हो आप कौन लोग हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्या किया समाज के लिए, डिंडोरी जिले के लिए क्या किए? कुछ नहीं कर पाए। यहाँ एक प्रकार की राजनीति है। राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा, फिर भी बात आ गई तो दो बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि आज इतने सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे और यहाँ युवा साथी बैठे हैं। जरूर नहीं कि वो इसी मुकाम पर हो सकता है कि अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे या एक अच्छा समाज सेवक बन के ऊपर जाए और एक अच्छे राजनीति तंत्र को हासिल करें और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। इसलिए उन लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि भाई, जब भी अगर आप समाज सेवा के लिए सामने आते हैं या इस जन आंदोलन की बदौलत यदि आपको ऊपर पहुंचाया जाता है, तो ये अपनी औकात को कभी मत भूलना कि हम किस जगह पे थे और किस समाज की बदौलत आज हम ऊपर पहुंचे हैं। उस समाज को कभी मत भूलना। अभी बीच की बात, अभी एक कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां पे ये बात आई कि अब ये तमाम प्रकार की नए दस्तूर की बातें चल रही थी, तो बोले कि नहीं, ये कुछ अभी के जनरेशन के हिसाब से भी कुछ होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई, जब तुम जन्म लिए थे तब तुम्हारा जनरेशन कहाँ गया था? भाई वही चीजें, वही परंपरा, वही दस्तूर, वही नहीं, तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक वही संस्कार काम आते हैं, ना कि अभी के जनरेशन के जो तुम नए नियम लागू कर रहे हो वो काम आने वाले नहीं है। इसलिए संस्कृति को बचाए रखना जरूरी है, पर्यावरण को बचाए रखना जरूरी है, शिक्षा को अर्जित करना बहुत जरूरी है। रही बात अभी जो मैं बोल रहा था राजनीतिक तंत्र की बात, तो मैं बता देना चाहता हूं, अभी भी आप जीते जागते उदाहरण, सिर्फ मैं डिंडोरी जिले की बात नहीं, हमारे जिले की बात करता हूं। जितने भी जो बड़े लोग हमने बना दिए ऊपर पहुंचा के ना, आज देख लेना, मैं अगर गलत कहता हूं कि उनके पीछे अगर 4 लोग खड़े होते हैं तो हमारे समाज के नहीं होते, क्योंकि बड़ा बनने के बाद वो समाज को भूल जाता है। वो कभी नहीं चाहेगा मेरे समाज के लोग नवयुवक साथी मेरे पीछे घूमे, वो हमेशा दूसरे लोगों को दर्जा देते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसे लोगों की हमारे समाज में जरूरत है, बताइए आप लोग। मैं नौकरी कर रहा हूं, मार्को जी नौकरी कर रहे हैं, मरकाम जी नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों किस बात की पड़ी? हम लोगों को तो सरकार तनख्वाह दे रही है। अरे किस बात की जरूरत है हम लोगों को? हमको तो सब कुछ मिल रहा है घर बैठे, हम काहे को समाज के पीछे दौड़े? लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। 100 में ऐसे 1 ही 2 लोग होंगे जो समाज के लिए समर्पित होते हैं, अन्यथा सब स्वार्थी होते हैं। बस काम अपना उल्लू सीधा हो गया, उसके बाद फिर जमाने में जाए समाज से कोई मतलब नहीं है। आज मैं अपना जिला छोड़ के आया हूँ, मार्को जी कटनी जिला छोड़ के आए हैं, आप तो खैर लोकल के निवासी हैं। आज मुझे क्या जरूरत थी समाज में आके यहाँ के इतना जोर जोर से चिल्लाने की और आप लोगों को बताने की? भाई मैं तो अपना कुटुंब, अपना परिवार छोड़ के आया हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैं भले ही परिवार छोड़ के आया हूँ, लेकिन मेरा समाज तो आज मेरे साथ है। कल के दिन अगर कुछ होता है मुझे, कल के दिन अगर कुछ होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी, तो क्या मेरे घर वाले दौड़ के आएंगे 250-300 किलोमीटर से? सबसे पहले इसी समाज का व्यक्ति मेरे को सहारा देगा। अगर मैं आज ऐसा नहीं कि मैं गुरूर में रहूंगा कि मैं नौकरी करता हूं तो मैं क्यों जाऊं समाज में, मेरा परिवार मेरे को बचाने के लिए आएगा, तो मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। आज मेरे सामने जीता जागता उदाहरण है, मार्को जी बैठे हैं, मैं ऊपर रहता हूं, ये नीचे रहते हैं। जब भी मुझे कुछ होता है, मेरा बाप मेरा काम आता नहीं आता कभी, इतने 7 सालों में 6 महीने से साथ में रह रहे हैं। 6 महीने में जो भी परिस्थितियां घटी है, घटना घटी मेरे साथ, हमेशा मेरे बाप की तरह खड़े रहे मेरे साथ। तो ये समाज का उद्देश्य होता है, ये समाज का सहयोग होता है। शायद ये ना होते तो कोई और होता। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं समाज के पीछे भागता हूँ। स्वाभाविक सी बात है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, समाज मेरे पीछे आएगा, मुझे बचाने के लिए आएगा। मेरे घर वाले नहीं दौड़ेंगे, इसलिए मैं समाज के पीछे भागता हूँ। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं जाऊं, जितने भी अगर लगता है कि तन मन धन किसी प्रकार से भी अगर मैं सहयोग करूं अपने समाज को, अगर हो सकता है मेरे बोलने से यहाँ 100 लोग बैठने, 100 में से एक ही बच्चा या एक भी युवा शक्ति अगर अपने मेरी बातों को आत्मसात करके समाज को जागरूक करने के लिए अगर निकल जाता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए अभी जैसे मार्को जी ने कहा कि शिक्षा अर्जित करके नौकरी करना जरूरी नहीं है, इस बात को मैं भी मानता हूं कि नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। नौकरी मतलब गुलामी। ये हमारी अनुभूति में बता रहा हूं, हमारा अनुभव में बता रहा हूं। नौकरी मतलब गुलामी।
इसलिए आजाद परिंदे हम लोग, जल जंगल जमीन हमारा है, हम खुल के जिएंगे, खुल के उड़ेंगे, खुल के मस्ती करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है, परिवार को संतुलित करने के लिए पैसा का होना भी बहुत जरूरी है। संस्कार से पेट नहीं भरता है, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। आज के समय में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जहां अगर व्यवहारिकता की बात आती है, जहां सामाजिकता की बात आती है, वहां पैसा काम नहीं करता, वहां व्यवहार ही काम करेगा। अगर हम कितना ही पैसा कमा लें, कितना ही हम लोग लाखों रुपए कमा रहे, अरबों रुपए कमा रहे, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमे, ये चीज काम आने वाला नहीं है। अगर काम आएगा तो ये आज जो हमारा गोटोला, आज हमारे संकुल जो बैठा हुआ है, आ रहा, आज जो हमारा सर्व समाज बैठा हुआ है, यहाँ जो हमारे और आपके बीच में जो व्यवहार बना हुआ है, ये व्यवहार काम आएगा। आज हम यहाँ से आप लोगों को छोड़ के चले जाएंगे, इस समाज का कोई व्यक्ति अगर हम लोगों को हमेशा से अलविदा अगर कह लेगा, तो हम उसके धन दौलत को नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे तो सिर्फ उसकी अच्छाइयों और उसके संस्कार और उसके व्यवहार को, कि था कोई हमारे बीच में जो हमेशा समाज का सपोर्ट करता था। अगर आज किसी दिन भगवान ना करे, हमारा बड़देव ना करे, देखो जाना तो एक दिन सबको है इस दुनिया को छोड़ के, तो हो सके कि अगर मैं चला जाऊं या हमारे बीच में कोई अच्छा व्यक्ति चला जाए, तो हम उसके उन चीजों को नहीं गिनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, ये देखेंगे कि उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया, उस व्यवहार को हम ध्यान रखेंगे। गलत कह रहा हूं तो आप लोग बताइए। व्यवहार ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से बढ़कर व्यवहार नहीं है। इसीलिए आप लोगों को सद्भावना तरीके से समाज में रहना होगा, थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना होगा। अभी इस कार्यक्रम के पहले एक चर्चा हो रही थी लड़ाई झगड़े की बात। अब चलो ठीक है, जो कार्यक्रम था थोड़ा सा इससे हट के बात करूंगा, थोड़ा सा विधि के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और रही बात कि आपको कहाँ जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, और क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं 15 मिनट और लूंगा।